अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ऐसी कुछ क्लासेस सेल की दे दी है जिनमें हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ी है कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होती है यूकैरियोटिक सेल, वो हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप मैं दे देता हूँ आपको इन जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तो ये जिंदगी की सबसे बुनियादी यूनिट है। जिंदगी की शुरुआत सेल से होती है, सेल से नीचे जिंदगी की कोई एग्जिस्टेंस हमें नहीं मिलती। नो डाउट सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनेलिज सेल से छोटी है, लेकिन सेल एज अ होल लाइफ पोजेस करती है। सेल की ऑर्गेनेलिज जो है वो लाइफ पोजेस नहीं करती। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि खुद डिवाइड होने वाली स्ट्रक्चर है। खुद डिवाइड होती है, खुद ही 1 से 2, 2 से 4, यानी कि रिप्रोड्यूस होती है। सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था सेल को, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में जब उन्होंने एक बॉक को देखा था, या उन्होंने पील को देखा था, या कॉक के फ्लाइज को देखा था, उन्हें बस इसमें एम्प्टी स्पेस मिली थी और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिला था, तो इन्होंने इसीलिए इसका नाम सेल रखा था। तो सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक होती है और मल्टीसेलुलर में ये ज्यादा होती है। डायमीटर से ये रेंज कर सकती है बहुत छोटी से बहुत बड़ी तक। सेल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड होता है, जो आपको सेंटर में यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसमें ही न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, उसके साथ अटैच होता है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ। लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल को कवर करता है, सेंट्रियोल होता है, प्रोक्सोसोम्स होते हैं जो छोटे छोटे लाइसोसोम की तरह ही छोटे छोटे वेसिकल्स है, छोटे स्फेरिकल बॉडीज है जो डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि जहर को जहरीली चीजों को, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस हार्मफुल और एडवांटेजियस मॉलिक्यूल्स में। वैक्यूल हमारे पास होते हैं, वैक्यूल भी सर्कल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच स्टोर फैट और फूड पार्टिकल्स। राइबोसोम्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेल में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। आप देख सकते हो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स जो राइबोसोम के छोटे छोटे डॉट्स है, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है सेल में। ठीक है। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स होता है जो मॉलिक्यूल्स को पैकेजिंग, कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगता है, जो वो काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है, एनर्जी के लिए लगता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल। सबसे पहले जब सेल का वजूद हमें मिला, तो उसके बाद सेल पर काम करने वालों में से प्रोफाउंड किया था एक सेल थ्योरी को इंडिविजुअली मैथियस, शेल्डेन और थ्योडर शॉन ने, जिसे हम शॉन एंड शेल्डेन सेल थ्योरी कहते हैं। इसको फिर थोड़ा सा एनहांस किया था विकॉफ ने, तो सेल थ्योरी थोड़ी और ब्रॉड हो गई। और इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे कि हर कोई सेल हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसका एक पॉइंट था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी पहले ऑलरेडी कोई सेल होगी जिससे दूसरी सेल बनेगी, खुद ही डिनोवो ऑरिजिन नहीं है। डिनोवो ऑरिजिन हम कहते हैं बायोलॉजी में किसी चीज के खुद ही बनने के। ठीक है, यानी कोई चीज खुद बन रही है विदाउट इट्स प्रोड्यूसर और एनी प्री एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ
दैट सबस्टेंस, ठीक है। यानी कि उसका कोई भी प्री एग्जिस्टिंग नेचर में हमें नहीं मिला, तो वो खुद ही बन गई, तो उसको हम कहते हैं डी नोवो ऑरिजिन, यानी ये खुद ब खुद कुदरत में पैदा हो गया। लेकिन ऐसा सेल के साथ नहीं होता। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दूसरी सेल पैदा होती है, यानी एक सेल से ही दूसरी सेल पैदा होती है, सेल खुद ही पैदा नहीं होती, ठीक है। और ये काम वो कैसे करते हैं, नई नई सेल सेल डिवीजन से पैदा होती है। अब सबसे पहला जो सेल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब होता है कि ये सेल के अंदर क्या क्या एलिमेंटल फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेल के अंदर क्या क्या है। तो मोस्टली जो सेल है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनी है, लेकिन कुछ चुनिंदा जो में चीज़ें हैं वो वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, कुछ प्रोटीन्स है, और कुछ एलिमेंट्स है जो चार्ज चार्ज एलिमेंट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है। ये कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में होते हैं, यानी कि चार्ज होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू इम्पल्सिस कैरी आउट होती है, ठीक है। ये मुश्तवा इलेक्ट्रोलाइट बना जिनके इनके थ्रू इम्पल्सिस कैरी आउट होती है, और ये चार्ज होती है, ठीक है। चार्ज एटम मासान आगे चलकर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स एटॉमिक सूरत में होते हैं, तो जब उन पे चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज एटम्स बन जाते हैं, आयॉन्स बन जाते हैं, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम यहाँ पर देते हैं। तो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद इसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम इसका अंग कह सकते हैं, ठीक है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स यानी जिनसे सेल बनी है। तो तीन प्रमुख इम्पोर्टेंट और स्ट्रक्चर्स हमें सेल में मिलते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल को कवर करता है वो सेल मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेलीज, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज से मुराद जो हमने अभी देखा सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम्स था, राइबोसोम्स था, पेरोक्सोसोम्स है, वगैरह वगैरह। और तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलीज के साथ काउंट नहीं किया जाता, और वो भी एक सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन इसे सेल ऑर्गेनेलीज के साथ काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? ये एक पतला थिन फ्लेबल इलास्टिक आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो आसान अख वारियह टोन स्ट्रक्चर इलास्टिक होता है। ये जो आसान सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल, यानी इसमें क्या होता है, ये सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर या बाहर करने देता है, तो इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास बायलिपिड लेयर होती है, यानी ये एक्चुअली बनी होती है लिपिड के लेयर से। लिपिड फैट का एक टाइप होता है, ठीक है। तो यानी कि फैट की दो लेयर्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमारा बना हुआ होता है, कि पहली एक लेयर होती है, उसके बाद दूसरी लेयर होती है, तो इसीलिए इसको बायलिपिड लेयर कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो दो टाइप के होते हैं। एक को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, दूसरे को एक्सट्रिंसिक, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो पूरी तरह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अ, एक प्रोटीन है यहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर इस वक्त है, वहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का प्रोटीन है, यहाँ पर ये इंटीग्रल प्रोटीन है, क्योंकि ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार है, ठीक है। तो जो आर पार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होता है प्रोटीन, उसे हम इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जो किसी एक साइड में हो, चाहे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और अंदरूनी साइड से हो, या वो बाहर के साइड से हो,
उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं जो सिर्फ एक साइड को दिखाता है, एक साइड को दर्शाता है, ऐसे प्रोटीन को हम पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन भी हमारे पास होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिर्फ एक साइड को ही टच करते हैं, एक साइड को ही दिखाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो पूरी तरह से अंदर बाहर होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, यानी एक सिरा उनका बाहरी एनवायरनमेंट में होता है और दूसरा एंड उनका सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये एक चैनल भी बना सकते हैं जिसे हम प्रोटीन चैनल कहते हैं, जिसके थ्रू चीज़ों को आर पार किया जा सकता है, इन एंड आउट से चीज़ों का किया जा सकता है। अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन तो है प्रोटेक्शन, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट से सेल को बचाना पहली इम्पोर्टेंट काम है हमारा, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन का ये पहला इम्पोर्टेंट काम होता है। दूसरा, जो वेस्ट आपकी सेल के अंदर पैदा होते हैं, उनको एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी ये उनको बाहर कर देता है। तीसरा, ये सेलेक्टिवली परमेएबल है, तो सिर्फ जो परमिट करने हैं, यानी जिन्हें सेल को के अंदर लेना है, उन्हीं को लिया जा सकता है, बाकी चीजों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास सब्सटेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं और कुछ पोलर होते हैं। लेकिन क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। इसमें पोलर भी जो इसका टेल होता है वो डिफरेंट होती है, और जो इसका हेड होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर बहुत नेचर प्रेजेंट होते हैं, पोलर नेचर भी और नॉन पोलर नेचर भी, जिसकी वजह से आपको पोलर कंपाउंड को अंदर बाहर करना है तो कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा स्लोली मूव करते हैं, लेकिन वो भी करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर होंगे तो वो थोड़ा सा रैपिडली मूव करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड होता है, एंड साइड होता है, वो नॉन पोलर होता है। तो इस वजह से नॉन पोलर बहुत आराम से रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन काम कर सकता है, लेकिन जो भारी भरकम पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी आर पार जा सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। और जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती है वो इसी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल सेल के अंदर पैदा नहीं होने देता, जिसकी वजह से आराम से कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। अब सेल मेम्ब्रेन हमारा कनेक्टर भी है, क्योंकि लिंक कर लेता है हमारे जो एडजेसेंट सेल्स होती है उनके साथ। ठीक है, यानी ये एक जंक्शन पैदा करता है सेल्स के दरमियान, तो जिसकी वजह से टिश्यू का बनना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म में सेल्स जब एक साथ आ जाती है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना पाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक टिश्यू कायम हो सकता है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी भी हमारी सेल को होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि जिस तरह से आपकी वायर इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, जिसकी वजह से अगर आप वायर को हाथ भी लगाओगे तो आपको करंट नहीं मिलता है, इंसुलेशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कोई जिसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक या डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता, अंदर के सिस्टम को अलग से मेंटेन करता है और बाहर के सिस्टम को अलग से मेंटेन करता है। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल के अंदर जाते हैं, और सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनीज पर हम अब बात करते हैं। सब पहले तो सेल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक लिक्विड। ठीक है,
जो कि जेल लाइक है, यानी कि ये बहुत पतला लिक्विड नहीं होता, ये जेली लाइक लिक्विड होता है, लेकिन उतना भी मोटा नहीं होता, थिक लिक्विड होता है, जिसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनीज एम्बेडेड होती है। अत अंदर शासन बाकी सारी सेल ऑर्गेनीज यम अत मजन फ्लोट छासान करान। तो ये साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, बस एक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो बहुत ही थिक होता है, और दोनों में, प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। और जो हमारी सेल ऑर्गेनीज है वो एक्चुअली इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियस के बाहर से लेकर बराबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के दरमियान का जो ये सारा लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और लगभग लगभग सारी सेल्स में मौजूद है, विद सम ऑफ द एक्सेप्शन, जहाँ पर साइटोप्लाज्म सेल्स में मौजूद नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म का जो एक्वस पार्ट है, यानी कि लिक्विड पार्ट है सेल ऑर्गेनीज को छोड़ के, उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। उस लिक्विड को, सेल ऑर्गेनीज को निकाल के जो लिक्विड बचता है, उस लिक्विड को हम साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल और ये साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनिज्म मर जाता है। सेल ऑर्गेनीज जो होती है उनके अंदर भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो अगर आप उस लिक्विड को बाहर निकालते हो, यानी सेल ऑर्गेनीज को बाहर निकालते हो, तो जो लिक्विड वहां फिर बचेगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनीज बाहर निकालने के बाद सेल के अंदर भी पानी बचेगा, ठीक है। तो उस पानी को आप कहेंगे साइटोसॉल। और ये पानी जो होता है, ये अच्छा खासा थिक वाटर होता है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, ये थिक होता है। और 70% सेल का वॉल्यूम कैरी करता है, ठीक है। यानी कि अगर सेल 100 ml की है, तो उसमें से 70 ml साइटोसॉल है, और बाकी 30 ml जो है वो बाकी सारा है। यानी कि न्यूक्लियस उसमें आता है, उसके सेल ऑर्गेनीज आती है, सेल ऑर्गेनीज का अपना जो मैट्रिक्स अंदर है उसका, वो सारी की सारी जो सेल है बाकी सारी सिर्फ 30% है, और 70% टोटल वॉल्यूम जो हमारा है वो साइटोसॉल का है। यानी वो लिक्विड जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, लिविंग साइड सेल ऑर्गेनीज एंड लिक्विड इनसाइड द सेल ऑर्गेनीज, ठीक है। ये जेलेटिनियस सब्सटेंस है, यानी कि अत में विस्कोसिटी थोड़ा एडहेसिव आसान, ठीक है। तो इसमें साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स भी मिलते हैं। साइटोस्केलेटन वनान जिस तरह से एक इंसान के पास स्केलेटन होता है जो उसके फ्रेमवर्क को, ढांचे को शेप देता है, उसी तरह सेल को भी इंटैक्ट और एक पर्टिकुलर शेप में रखने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो वो साइटोस्केलेटन इसमें मौजूद होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और वाटर होता है। केमिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो ये साइटोसॉल है, ये या साइटोप्लाज्म जो है, ये एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से ही भरा हुआ है। यानी कि ये अत में चार्जड पार्टिकल्स से, अत में कंबाइंड एटम्स से, अत में इंडिविजुअल एटम्स से, ठीक है। यानी कि ये इंडिविजुअल एटम से भी बना है, एक एक टाइप के एटम से बना है, या चार्जड एटम से भी है, इसमें चार्ज एटम्स भी है, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी है। तो ये इन तमाम चीज़ों से बना हुआ है। अब जो सेल ऑर्गेनीज साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बहुत सी होती है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनीज का मैंने नाम लिया है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपैरेटस है, पेरोक्सिसोम है, और वैक्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने वाली जो शख्सियत थी वो कॉलिकर था, और इसको ऑब्जर्व किया गया था 1850 में, ठीक है। 1850 में उन्हें क्या दिखा था, उन्हें बस ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मिला था, मतलब कि उन बात से ये ग्रेन ह्यू स्ट्रक्चर सेलिमजन क्या ग्रेन ह्यू, और उन्होंने एक इसमें देखा था, मसल सेल में देखा था, क्योंकि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को लोकेट करना बाकी सेल से आसान होता है, क्योंकि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो मिकदार होती है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो इस वजह से
मसल को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है मसल्स को, क्योंकि कंटिन्यूअसली रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेफिशिएंट मोड में होते हैं, तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी की वो डेफिशिएंसी कुछ हद तक कम होती है और एनर्जी डिमांड फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो ये लेंथ में 5 से 12 माइक्रोमीटर होता है और डायमीटर में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है ज़्यादा यूजुअली। ठीक है, कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसका जो लेंथ है वो 12 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर मतलब वो ये भी एक बबल शेप का स्ट्रक्चर है, यानी ये फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो बबल शेप का स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको दिखा। अब आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्चुअली सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली दो मेम्ब्रेन मिलेंगे, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इसके आसमानी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इसका डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक तो आउटर और दूसरा इनर। और जो उसके दरमियान इनर और आउटर के दरमियान स्पेस है वो भी फिल्ड है। ठीक है, वो स्पेस भी यहाँ पर फिल्ड है और उसको इंटरमीडिएट स्पेस कहते हैं। चौथी चीज जो यहाँ पर थी वो क्रिस्टे है। क्रिस्टे मतलब होता है फोल्डिंग। अगर आप देखेंगे इनर जो मेम्ब्रेन है वहां पर फोल्ड्स लग हुए हैं, वहां पर फोल्डिंग्स है। तो इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं। इन फोल्डिंग्स की वजह से एक्चुअली क्या होता है, सरफेस एरिया चीज का बढ़ जाता है फोल्ड करने से। ठीक है, तो फोल्डिंग से हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो इसके ऊपर पार्टिकल्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ड्राइव कर लेते हैं। जो इसके अंदर स्पेस मौजूद होती है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के ही जैसा होता है, जिस तरह सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसा ही मेम्ब्रेन इसके पास भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन है जो आउटर एटमॉस्फेयर से हमारा कट ऑफ रखता है। इनर मेम्ब्रेन है, दूसरा मेम्ब्रेन है जो अंदर से मेम्ब्रेन होता है, ये फोल्डेड होता है, तो इन फोल्ड्स को हम किससे कहते हैं। इंटरमीडिएट स्पेस होती है दरमियान आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के। मैट्रिक्स इन बिटवीन होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा फिल्ड होता है मैट्रिक्स से। तो अब आते हैं इनके डिटेल पे। अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन से बना है। इनके प्रोटीन्स को पोरिन्स कहते हैं। अब पोरिन्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोरिन्स पोर क्रिएट करते हैं जो एक चैनल की सूरत इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें आराम से आ सकती जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो इसके अंदर काफी एंजाइम्स है जो वक्त आने पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरा होता है इंटीरियर मैट्रिक्स, या अंदर का जो अंदर लिक्विड है, जो फिल है मैट्रिक्स से, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो साइट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि वो कैरी आउट करते हैं क्रब साइकिल, जिसकी बदौलत एनर्जी को बनाया जा सकता है। क्रब साइकिल एक बेहतरीन बायोलॉजिकल सीरीज ऑफ रिएक्शन का नाम है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी फूड से डिराइव कर लेते हैं। तो चूंकि जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसके अंदर साइट्रिक एसिड साइकिल भी वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उस सेल को जो एनर्जी है वो साइटोप्लाज्म से मिलती है, और वो साइटोप्लाज्म से जो एनर्जी मिलती है वो काफी कम होती है। तो मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से होकर ही गुजरते हैं, यानी इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज का है। मेटाबॉलिक पाथवे होता है
कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन को तोड़ना या बनाना, ठीक है। तो इनमें इसका काफी अहम रोल होता है, क्योंकि ये एक्चुअली मेन ड्राइवर होता है, मेन एनर्जी कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनली है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब जो इसका इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, वहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम एटीपी सिंथेसेस कहते हैं, जो एक्चुअली एटीपी को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो एटीपी एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि जो भी हमारी एनर्जी है वो एटीपी की ही सूरत में हमारी बॉडी को मिलती है। तो किसी को भी जिस तरह एक सोसाइटी में पैसे की अहमियत होती है, फॉर एग्जांपल आपको दूध लाना है तो आप पैसे के एक्सचेंज में दूध ले सकते हो, आप पैसे के एक्सचेंज में रोटी ले सकते हो, पैसे के एक्सचेंज में सब्जी ले सकते हो। उसी तरह एटीपी के एक्सचेंज में कोई भी काम बॉडी से करवाया जा सकता है एटीपी के एक्सचेंज में, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल मुझे उंगली से कुछ लिखना है, तो उस लिखने के लिए मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए, तो एटीपी के एक्सचेंज में हमारी उंगली को लिखने की ताकत आ जाती है। तो एटीपी इसीलिए हम एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी सिंथेसिस होती है वो एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन में ही होती है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे एक पार्टिकल होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस होती है। तो एटीपी सिंथेसिस करने को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी बख्शी है, प्रॉपर्टी बख्शी है कि इसके पास अपना डीएनए है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे काम खुद कर सकता है। तो इसी वजह से ये कुछ प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है, तो ये पूरी तरह से न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन ये फुली ऑटोनॉमस नहीं होता है, ये सेमी ऑटोनॉमस होता है, यानी कि कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स है, कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिन पर माइटोकॉन्ड्रिया खुद काम नहीं कर सकता, तो उस पर उसे न्यूक्लियस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर न्यूक्लियस वो काम कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये खुद में एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है, यानी बहुत सारे फैसले खुद कर सकता है, बहुत सारे प्रोटीन से खुद बना लेता है। न्यूक्लियस पे हर प्रोटीन के लिए डिपेंड नहीं होता, जिस तरह से बाकी सेल ऑर्गेनिज न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ सेल है, यानी कि यही है जो पावर जनरेट करता है सेल में। ये इम्पोर्टेंट है कुछ आयोन्स को, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल के अंदर प्रॉपरली रखने के लिए, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कुछ ऐसे एटीपी बना लेता है जिसके एक्सचेंज में आपकी सेल वो चीज भी अंदर ले सकती है जो रेगुलर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से अंदर बाहर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये एक हमारा जो इसके पास एनर्जी का सोर्स है, ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसडक्शन करता है रेस्पिरेशन की, यानी कि ये एनर्जी को बना लेता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। ये हीट को मेंटेन करने में भी यानी बॉडी में जो आपकी हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचते हो। फॉर एग्जांपल आपका इस वक्त विंटर चल रहा है, तो विंटर में बाहरी एनवायरनमेंट में ठंड होती है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट और वैसा ही होता है जैसा वो गर्मी के मौसम में होता है। इसकी वजह यही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया थर्मोजेनेसिस में भी अपना रोल अदा करता है। नो डाउट माइटोकॉन्ड्रिया ही खाली थर्मोजेनेसिस नहीं करवाता, यानी कि बॉडी को हीट देने का काम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं करता, बल्कि मिलजुल के बहुत सारे इवन के सिस्टम काम करके थर्मोजेनेसिस को कर लेते हैं, ठीक है। हीट को मेंटेन कर रखते हैं हमारी बॉडी में, ताकि हम
अ, सही रहेगा। अगली बार इंशाल्लाह अगली लेक्चर में, अगली क्लास में हम मज़ीद सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे।